दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी से ही क्यों जोड़ा जाता है? जॉर्ज सोरोस देश के लिए खतरा है ही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला जॉर्ज सोरोस भारत की सरकार हिलाने की ताकत कैसे रख सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जॉर्ज सोरोस के पीछे कौन हो सकता है? कोई सोरोस जैसा ही दूसरा व्यक्ति या संगठन या किसी दूसरे देश की सरकार या कोई पूरा का पूरा एक दूसरा देश या फिर कई देशों का एक पूरा समूह जिसका मकसद ही भारत समेत एशिया के दूसरे देशों में अस्थिरता बनाए रखना है। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है कि जिन पर एंटी इंडिया मानसिकता रखने के आरोप लगते हैं, बाद में उनके तार कहीं ना कहीं विपक्ष से ही जुड़े मिलते हैं। अब जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत छवि बना रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर रहा है, तब इन संगठनों के द्वारा और भी ज्यादा ताकत के साथ अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक संगठन है OCCRP, जो कि दुनिया में खोजी मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसके साथ यूएस गवर्नमेंट के तार भी जोड़ते हैं, लेकिन दुनिया को इसकी खबर ही नहीं दी जाती है। वॉशिंगटन इसे अपने बजट का आधा हिस्सा देता है और इसलिए इसका सबसे खास काम रूस और वेनेजुएला पर नजर रखना है। OCCRP की स्थापना साल 2008 में बोस्निया की राजधानी साराजेवो में की गई थी, जो शुरुआत में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जाँच के लिए काम करता था और यहीं से इसका नामांकन संस्कार भी होता है, यानी OCCRP, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआती ग्रोथ का श्रेय यूएस गवर्नमेंट की भागीदारी को ही जाता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी जैसे कि USAID और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर यानी INL के साथ इसके संबंध देखे गए हैं और इन्हीं की वजह से यूएस गवर्नमेंट का इस एजेंसी में क्या रोल है, इसको लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। मई 2008 में OCCRP के लिए अमेरिकी सरकार $1.7 मिलियन की फंडिंग करती है और ये फंडिंग 2020 तक के लिए आती है और इस सुल्वन की कंपनी JDG के माध्यम से आती है। सुल्वन OCCRP के को फाउंडर हैं। अब यहाँ से OCCRP का काम शुरू होता है। जाहिर तौर पर वित्तीय सहायता के लिए अमेरिका का इसके ऊपर पहले से ही हाथ है, तो अमेरिका के लिए ये एक प्रोपोगेंडा वेपन की तरह काम करता है। शुरू होने से अब तक कॉर्पोरेशन यानी OCCRP को $47 मिलियन यूएस गवर्नमेंट से, $14 मिलियन ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया, फ्रांस जैसे कुछ यूरोप के देशों से और $1.1 मिलियन इसे EU अर्थात यूरोपीय संघ से मिले। और पश्चिमी देशों की इतनी बड़ी फंडिंग ही दरअसल सवाल खड़े करती है, क्या OCCRP एक स्वतंत्र संस्था है या निष्पक्ष पत्रकारिता करने की जगह ये बस इन्हीं पश्चिमी देशों की सरकारों के एजेंडों को पूरा करती है। खास तौर पर जब ये पश्चिमी देशों के हितों से मेल नहीं खाने वाले भारत को टारगेट करे, तब सवाल उठना तो और भी लाजमी है। अमेरिका इसको रशिया, यूरेशिया और चाइना को टारगेट करने वाले इनिशिएटिव्स के लिए 2015 से 2023 के बीच $4 मिलियन की फंडिंग कर चुका है और ऐसे ही अलग अलग देशों को टारगेट करते हुए बहुत सी फंडिंग की गई है, ताकि उन देशों की खराब छवि दुनिया को दिखाई जा सके। जॉर्ज सोरोस जैसी भारत विरोधी ताकतें इसके सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक हैं, तो ऐसे में इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना तो बनता ही है। सोरोस और यूएस डीप स्टेट एजेंसीज इसको 70% फंडिंग करती हैं। ऐसे में इसकी निष्पक्षता भाइयों सिर्फ एक मजाक है। यहाँ तक कि 2023 में सुल्वन ने खुद अपनी एक ईमेल में कबूल किया था कि संस्था के शुरुआती सालों में इसने अमेरिका से संबंधित कहानियों को कवर करने से परहेज किया था। क्योंकि वहीं से इसकी फंडिंग होती है। मतलब इन्होंने खुद ही अपनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पिछले 4 सालों में हर मुद्दा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है, वो विदेश से आने वाले आख्यानों या रिपोर्टों पर ही बने होते हैं। पेगासस, अदानी, जाति जनगणना, लोकतंत्र खतरे में, हंगर इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम और प्रेस फ्रीडम जैसे सभी मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से ही पनपे हैं। यानी OCCRP और सोरोस कांग्रेस को कंटेंट देते हैं ताकि वो इस पर बीजेपी को टारगेट कर सके। कैसे है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे भारत विरोधी लोगों के साथ चलाई जा रही ये संस्था राहुल गांधी को सपोर्ट करती है। सबसे पहले इसके एक्टिव होने का टाइम देखिए, जो आमतौर पर संसद के अहम सत्रों से 1-2 दिन पहले ही रहता है, ताकि राहुल गांधी इसका फायदा उठा सके और सरकार को घेर सके। 3 फरवरी 2021 को बजट सत्र शुरू होता है। उससे पहले 29 जनवरी 2021 को इंडियन फार्मर्स पर रिपोर्ट पब्लिश होती है। 19 जुलाई 2021 को मानसून सेशन शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले यानी 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट का आना इस बात का सबूत है। 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र शुरू होने से पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आना उससे भी बड़ा सबूत है। उससे एक सप्ताह पहले 17 जनवरी 2023 को BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का आना ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ राहुल गांधी
और कांग्रेस के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा था और इनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स ओसीसीआरपी और उसके पार्टनर नेटवर्क के द्वारा बनाई गई हैं, जिनका फायदा आगे कांग्रेस ने उठाया। ये भारत के शासन में गड़बड़ी पैदा करने और भारत के बढ़ते वैश्विक कद को कमजोर करने की एक प्री प्लान्ड कोशिश थी। इसके बाद 13 नवंबर 2020 को सोरोस से गहरे संबंध रखने वाले फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदीज रॉकेफेलर गौतम अडानी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडिया शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में साफ साफ मैसेज दिया गया था कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए अडानी का कमजोर होना जरूरी है और 31 अगस्त 2023 को भारत के लिए बेहद अहम G20 शिखर सम्मेलन से ठीक 10 दिन पहले राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। यहाँ अडानी के जरिए शेयर मार्केट और उसके जरिए सरकार के नेतृत्व को कमजोर करने की एक वाहियात कोशिश की गई थी। 2023 के बाद से ओसीसीआरपी ने अकेले अडानी पर 5 से 7 लेख प्रकाशित किए। दुनिया भर में बाकी सभी मुद्दों को इग्नोर करके खुद अमेरिका में ही जिस समय बहुत से स्कैम्स चल रहे थे उन्हें भी इग्नोर करके केवल अडानी पर फोकस किया गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये संस्था कितनी निष्पक्ष है। ये कुछ वैसे ही था जैसे पश्चिमी हितों के आगे ना झुकने वाले पुतिन के खिलाफ भी ओसीसीआरपी ने अभियान चलाए थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अडानी के माध्यम से डिप्लोमेटिकली इंडिया को एक अच्छी बढ़त मिली है। साउथ एशिया के समुद्रों पर अडानी के पोर्ट्स के जरिए आज भारत का वहां पर राज है। साथ ही जिन देशों में अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है उन पर भी कहीं ना कहीं भारत का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि अकेले अडानी को गिराकर भारत का कितना नुकसान किया जा सकता है। 2021 में मानसून सत्र से ठीक पहले पेगासस स्पाईवेयर पर इस संस्था के जरिए कई लेख जारी किए जाते हैं। ये रिपोर्ट मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए ही थी और राहुल गांधी ने रिपोर्ट पब्लिश होने के अगले दिन ही यानी 19 जुलाई 2021 को केंद्र पर गलत काम करने के आरोप लगा दिए, जो कि पूरे प्लान का ही हिस्सा था। लेकिन 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। जिस समय पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी और भारत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा वैक्सीन प्रोवाइडर बन रहा था, तब भी ओसीसीआरपी के इशारों पर राहुल गांधी अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो गए। जून 2021 में ब्राजील ने इंडियन वैक्सीन के लिए अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और बाकी देश अभी भी भारत की वैक्सीन पर भरोसा जता रहे थे। लेकिन उधर 1 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उधर राहुल गांधी भारत सरकार को टारगेट करते हुए ब्राजील के साथ कोवैक्सीन डील की जांच कराने की मांग शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी बल्कि उस समय भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की एक साजिश थी, जब दुनिया के बहुत सारे देश भारत की तरफ आशा से देख रहे थे। कांग्रेस पर लगे नेशनल हेराल्ड के मामले के संबंध में जब ईडी ने जांच शुरू की और इस संबंध में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की जाती है, तब भी ओसीसीआरपी ने ग्राफ्ट एजुकेशन अगेंस्ट इंडियन पोजीशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित करी और कांग्रेस को खूब कवर फायर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी जी का कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी प्रोपोगेंडा लेकर घूमते हैं, खुद राहुल गांधी जी को भी उसी प्रोपोगेंडा के साथ जोड़ देता है। जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस से जुड़े एक एनजीओ के बीपी सलील सेट्टी का शामिल होना और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना राहुल गांधी के सोरोस से संबंध को दर्शाता है, जो मोदी के साथ साथ पूरे भारत के विकास को टारगेट करता रहता है। राहुल गांधी ने विदेशों में भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात करके लगातार भारत के राष्ट्रीय हितों को दरकिनार किया है। इसके सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक है भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने के लिए जाने जाने वाले ओसीसीआरपी के एक बांग्लादेशी पत्रकार है मुश्किल फजल अंसारी के साथ उनकी मुलाकात। ये बांग्लादेश के बीएनपी का एक प्रमुख सदस्य है जो बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार से जुड़ा हुआ है। इन खतरनाक संबंधों के बावजूद राहुल गांधी को इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ जुड़ने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। ऐसे ही इल्हान उमर के साथ मिलकर राहुल गांधी ने अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों पर सो कॉल्ड हमलों पर और मानव अधिकारों के मुद्दों के बारे में गलत सूचना फैलाई है, जिसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम उत्पीड़न की उल्टी सीधी कहानियां पेश की गई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत विरोधी विदेशी ताकतें हमारे देश में किस तरह से एक्टिव हैं और सरकार तथा देश को झुकाने के लिए कितनी साजिशें की जा रही हैं। आगे तो आप समझदार हैं। धन्यवाद।